राजस्थान की सियासत से जुड़ी, जहां उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बड़ा दावा पेश किया है। सचिन पायलट ने कहा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, 30 से ज्यादा विधायक मेरे साथ हैं, ये कहना है सचिन पायलट का। इसके अलावा कई निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिलने की बात सचिन पायलट ने कही है। खबर यह भी है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो कल सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई है, उसमें सचिन पायलट शामिल नहीं होंगे। वहीं आज दिल्ली में सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद जो बयान सामने आया है, उसने अब राजस्थान समेत तमाम जगहों पर कांग्रेस का खेमा हो या फिर कुछ दूसरे दल हों, उन तमाम जगह पर सियासी हलचल बढ़ा दी है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त चैनल हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, मध्य प्रदेश से शुरू करूंगा। सिंधिया जब सत्ता पलटकर बीजेपी में आए, उसके बाद से जिस तरह का वेटेज, जिस तरह की तवज्जो उनको न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि केंद्र से भी मिल रही है, उसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या केवल मिशन मध्य प्रदेश नहीं था, ये मिशन राजस्थान भी था? बिल्कुल सोहेल, और राजनीति में ये चीजें होती हैं जब आप तय कर लेते हैं, लक्ष्य आपके सामने होते हैं और उसके लिए आपका जो प्रतिद्वंद्वी खेमा है, उसी में जब आपको दरारें दिखने लगती हैं और आपको ये समझ में आता है कि इन दरारों से होकर आप उस किले को फतेह कर सकते हैं जिस पर अभी आपके प्रतिद्वंद्वी का परचम झंडा लहरा रहा है, लेकिन आप अगर इन दरारों से होकर इनको और चौड़ा करते हुए आप उस दुर्ग के शीर्ष तक पहुंच जाएंगे तो आप वहां अपने प्रतिद्वंद्वी का परचम हटा के अपना झंडा फहरा सकते हैं। बीजेपी ने ये चीज बड़ी आसानी से देखी, सबसे पहले मध्य प्रदेश में और उसके बाद राजस्थान में। जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि 30 से अधिक विधायकों का दावा कर रहे हैं सचिन पायलट, जो उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और उनका कहना है कि इस समय वो दिल्ली में अपने किसी पारिवारिक मित्र के यहाँ हैं और यही वजह है कि आज रात 8 बजे जो अशोक गहलोत जी ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, वो बैठक भी रद्द हो गई क्योंकि मैसेज यही था कि सचिन पायलट उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। और ये भी समझा जाता है कि उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वो ऐसी किसी बैठक में भाग नहीं लेंगे। ये भी खबरें हैं, अपुष्ट खबरें, कि लगातार राहुल गांधी से मीटिंग के लिए कम्युनिकेशन, संवाद उनसे किया गया, लेकिन वो राहुल गांधी से मिलने नहीं गए। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि फोन पर दोनों का संपर्क बना हुआ है। तो 30 से ज्यादा विधायक अगर सचिन पायलट के साथ हैं और अभी उनके हवाले से उनका एक कथित बयान भी है, मैं नहीं कहता कि कितना ऑफिशियल है वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कथित रूप से कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार यानी उनकी अपनी सरकार अल्पमत में है। अगर ये स्थितियां हैं तो ये सरकार की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, 4 महीने पहले जो मध्य प्रदेश में हुआ वो तमाम स्थितियां बन सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। गवर्नर की भूमिका शुरू हो जाती है इसी के साथ। गवर्नर तक मैसेज जब पहुंचते हैं तो फिर सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाता है और फ्लोर टेस्ट की प्रणाली के पहले बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारे पेंचोखम होते हैं, बहुत सारे मोड़ होते हैं और इस मोड़ पर जिसकी गाड़ी अच्छे तरीके से नहीं चलती है उसकी गाड़ी पलटने का पूरी आशंका बनी रहती है। तो ये कहानी जो राजस्थान की है, ये बहुत खतरनाक मोड़ पर है कांग्रेस की अगर मैं बात करूं। हालांकि अशोक गहलोत 107 कांग्रेस के विधायक हैं, 13 विधायकों का समर्थन है और जो बैठक अब कल विधायक दल की कांग्रेस की राजस्थान में हो गई है, उसमें बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को भी बुलाया गया है। 13 निर्दलीय विधायक हैं जिनका समर्थन कांग्रेस की सरकार को था। 200 सदस्यीय विधानसभा है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन इस स्थिति में सबसे बड़ा अंतर पैदा किया मध्य प्रदेश की तरह, जैसा आप कह रहे थे, सचिन पायलट ने, जो उसी समय से नाराज हैं जिस समय सिंधिया जी मध्य प्रदेश में नाराज माने गए और कारण यही था कि उनकी उपेक्षा की गई 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद और दोनों राज्यों में सिंधिया जी और सचिन पायलट साहब मुख्यमंत्री का चेहरा माने गए और यही वजह है कि ये कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब अब ये कहानी बन रही है और बड़ी कठिन कहानी हो गई है राजस्थान। शरद जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जहां दरारें दिखती हैं
और अगर कोई ऐसा क्षमतावान है जो उन दरारों को चौड़ा कर अपने लिए रास्ता बना ले, तो फिर जहां दरारें हैं वहां मुसीबत खड़ी हो सकती है। पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, क्योंकि पहले वो कांग्रेसी थे और अब बीजेपी नेता हैं। मेरे ख्याल से उनसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो वो दोनों तरफ से जवाब बराबर से दे सकेंगे कि दरारें कहाँ हैं और फ़ायदा किसे हो रहा है। देखिए सोहेल भाई, मैं तो सिद्धांत को मानता हूँ कि दरार नहीं हो तो नया रास्ता बनाना पड़ता है। जी। तो दरार से आशय मेरा ही नहीं कि हम दरार पैदा करें, लेकिन मैं सच में जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी की है जी। उसको लेकर वाकई मन में बहुत क्षोभ और पीड़ा है। और जिस प्रकार का नजरिया कांग्रेस के प्रादेशिक नेतृत्वों का और राष्ट्रीय नेतृत्व का अब नजर आ रहा है मध्य प्रदेश के घटनाक्रम के बाद, 4 महीने बाद यदि राजस्थान में भी वैसा ही घटनाक्रम बनता नजर आ रहा है, तो ये सोहेल जी, ईश्वर बहुत स्पष्ट इशारा करता है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको इस बात की। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। सोहेल जी, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जिम्मेदारी सोनिया जी के पास है या राहुल जी के पास है, या फिर जैसा कहा जाता है कि अहमद पटेल जैसे राजनेता हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पर सत्ता सूत्र संचालित करते हैं, तो किसी न किसी की बहुत भारी चूक है। और सचिन पायलट जैसे राजनेता यदि नाराज हैं, और ये डे 1 से नाराजगी है जब से राजस्थान में सरकार बनी है, क्योंकि दावा जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया जी ने बहुत मेहनत करी थी, वैसा श्रम राजस्थान में सचिन पायलट ने किया था, एक वहां कांग्रेस की सरकार बनी। मध्य प्रदेश का तो हाल हम सबके सामने जो है वो है ही, लेकिन जो स्थिति राजस्थान में है वो इशारा देती है कि जो स्थितियां कांग्रेस पार्टी में है वो कांग्रेस पार्टी के लिए तो कम से कम ठीक नहीं है। और नेतृत्व जिस प्रकार से आंख मूंद कर, बल्कि यूं कहें कि आंख पर पट्टी और कान में रुई लगाकर बैठा है, और शायद उनकी जो नासिका की क्षमता है वो भी, मतलब वो अंदाज और अनुमान सूंघ भी नहीं पा रहे कि किस प्रकार के खतरे आगे आसन्न है। तो बहुत आश्चर्य का विषय और बहुत चिंता का विषय साथ साथ है। सवाल इस बात का नहीं कि किसकी सरकार रहती है और किसकी सरकार जाती है, सवाल इस बात का होना चाहिए कि क्या कारण है कि कितनी पुरानी पार्टी जो अपने आप को कहते हैं वहां इस प्रकार का नेतृत्व का अभाव और अकाल है कि समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि क्या स्थिति बन रही है। तो और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड मध्य प्रदेश में बहुत स्पष्ट था और राजस्थान में स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना वहां कांग्रेस की सरकार गिराई थी ना यहाँ मध्य प्रदेश में गिराई है। दोनों जगह यदि कांग्रेस पार्टी में लोग यदि नाराज हैं और उनको कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना पड़े, और यदि भारतीय जनता पार्टी में उनको इसमें दुलार मान सम्मान मिले, तो मुझे लगता है कि ये दोष कांग्रेस पार्टी का है। और वही स्थिति कांग्रेस राजस्थान में बनती नजर आ रही है, जहां एक बार फिर एक युवा राजनेता अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ता नजर आ रहा है। नाहक जिसका छीना। अशोक गहलोत साहब सीनियर राजनेता, मध्य सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, AICC के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री रह लिए, क्या ऐसा मोह होता है? मतलब मैं समझ नहीं पाया इस बात को। कमलनाथ जी के पास तमाम सारी चीजें थी, दिग्विजय सिंह जी दुनिया जान के राजनीतिक पद पर ले चुके, पर न जाने कौन सी राजनीतिक अभिलाषा अभी इन राजनेताओं की शेष है। मैं इनके प्रति पूरे सम्मान के साथ कि इनके योगदान अपने अपने क्षेत्र में है, पर एक बार कहीं ना कहीं सोहेल भाई इस राजनीतिक व्यवस्था में इस अभिलाषा पर, इस तृप्ति की आकांक्षा पर विराम लगना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती जा रही है वो युवा और जो लोग बुजुर्ग उनके बीच एक द्वंद की एक नई दीवार आ रही है, जिसके चलते ये विघटन की स्थिति बन रही है। चलिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए। तो पंकज जी काफी खुलकर अपनी बात रखे। मैं इस चर्चा में शरद जी को भी शामिल करूंगा। शरद जी, इस वक्त कांग्रेस से अब्बास हफीज साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण संदेश यही है इस पूरी घटना का। एक तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और राजी नाराजी, ये दोनों साथ चलते हैं। दरअसल बड़े नेता जो हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं मैं, सचिन पायलट साहब की बात करूं, उनका सम्मान महत्वपूर्ण होता है उनके लिए, क्योंकि वो उस कद के नेता होते हैं जो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि पद से अधिक उनके लिए सम्मान महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ उनके साथ जो समर्थक जुड़े होते हैं, उनका एक ही कहीं ना कहीं उनकी भावना होती है कि वो अपने बड़े नेता के साथ तो जुड़े रहें, लेकिन जब कोई ऐसा अवसर आ जाता है तो हम ये भी देखते हैं कि वहां पर
मोलभाव भी शुरू हो जाता है और वो लोकतंत्र के लिए बहुत चुनौती पैदा करता है जी। और वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि कमलनाथ जी के एक तरह से लेफ्टिनेंट माने जाने वाले प्रदीप जायसवाल अब मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं जी। और खनिज विकास निगम संभालते हैं। प्रद्युम्न सिंह लोधी केसरिया पताका 1:30 बजे 2 बजे दोपहर में अपने गले में डालते हैं और 5:30-6 बजे तक वो भी केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं और वो नागरिक आपूर्ति निगम संभालते हैं। जी। ये महत्वाकांक्षाओं का एक दावानल है जो धधक रहा है और इसमें अगर भस्म हो रही है तो शायद जनता की आकांक्षाएं हैं जिसकी तरफ कितनी तवज्जो है ये पंकज जी भी मुझे बताएं और अब्बास हफीज भी बताएं। अब्बास साहब क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा स्थिति पैदा नहीं हो रही है जो मध्य प्रदेश में हुई। मध्य प्रदेश में तो आज तक लोकतंत्र की नीलामी शरद जी आप देख रहे हैं। सुबह पार्टी छोड़ने वाला व्यक्ति को शाम तक घर जाने से पहले कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश ने या देश ने कभी संवैधानिक संकट नहीं देखा था शरद जी। अब तो मध्य प्रदेश के लोग सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं कि सुबह जो इंसान पार्टी में आता है उसको शाम तक कैबिनेट मंत्री बना के भेजा जा रहा है। इस सबके अंदर मध्य प्रदेश की जनता या पूरे देश की जनता किस तरह का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है उसको, उसकी क्या गलती है? इस तरह के संवैधानिक संकट जब पैदा भाजपा सत्ता के दौरत्ता के लिए करेगी तो भुगतने वाला तो वो अंतिम खड़ी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी होगा जो मध्य प्रदेश में खड़ा है। जिस वजह से मध्य प्रदेश में आज हर तरफ त्राहिमाम की स्थिति है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप देखिए, विभागों के बंटवारे के अंदर तमाशा बन गया। पहले तो मंत्रिमंडल नहीं बन पाया, विभाग नहीं बंट पाए, सूचियां बाहर आ रही हैं, कहा जा रहा है कि ये सूची सही नहीं है। इस बीच में लोगों को मंत्री दर्जा दिया जा रहा है जो लोग कांग्रेस से जा रहे हैं। तो ये तो साफ साफ खुला खेल दिख रहा है। जी पंकज जी, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए सर जी, मुझे लगता है कि प्रदीप जायसवाल जी पिछली सरकार में मंत्री थे, लोधी जी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और इन लोगों को, मैं तो उन 22 लोगों की आप बात छोड़ दीजिए, प्रदीप जायसवाल जी तो निर्दलीय विधायक थे, कांग्रेस सरकार के मंत्री थे, कमलनाथ जी की सबसे विश्वस्त माने जाते थे। लेकिन आज यदि वो भारतीय जनता पार्टी में है तो दोष किसका? भारतीय जनता पार्टी का या कमलनाथ जी का? यदि लोधी साहब बड़ा महलरा के विधायक थे जो उन 22 विधायकों के साथ उस समय नहीं गए और 4 महीने बाद यदि वो स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और सबसे पहले अपनी विधायकी छोड़ते हैं, यानी मॉरल ग्राउंड्स पर बिल्कुल ठीक है कि नैतिक रूप से वो कांग्रेस के विधायक थे तो उन्होंने विधायकी से त्याग पत्र दिया कि जिस कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर मैं जीता था और उस कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूं तो पहले उसकी विधायकी त्याग रहा हूं, फिर जनता की अदालत में जाऊंगा और मैं जनता मेरा फैसला करेगी कि मेरा निर्णय सही है या गलत है। कांग्रेस कैसे गलत कह सकती है? और कौन से संवैधानिक मूल्यों का, शरद जी, कौन से संवैधानिक मूल्यों का हनन हुआ? क्या लोकतांत्रिक है? क्या किसी को नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता या माइनिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता? ये कम से कम उससे तो बेहतर है। शरद जी, पंकज जी, शरद जी, एक चीज से आप सहमत होंगे। जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर मैं बात करता हूँ। सर जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये कम से कम उससे तो बेहतर है कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने जाती हुई सरकार में आपाधापी में किन किन को पीए, बाबू, नेताओं के पुत्र पुत्रियों को, अब्बास हफीज का अधिकार क्यों मारा गया? इनको तो किसी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नहीं बनाया कांग्रेस ने, लेकिन वो लोग जो ऊपर के माले पर बैठते थे वो पदाधिकारी थे, उनके बेटे को बना दिया गया। ऐसे लोगों को जो मंत्रालय में पीए का काम करती थी वो युवती जिसका कांग्रेस योगदान नहीं, तो उससे तो बेहतर है ना एक मंत्री को माइनिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया जो माइनिंग विधायक है, एक विधायक को नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया। तो मुझे लगता है कि ये विश्लेषण शरद जी, कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को करना है और खुले मन से स्वीकार करें कि कहाँ चूक है, कहाँ कमी है, क्या वजह है कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के चलते कांग्रेस इस प्रकार रसातल की स्थिति में, या और वहां भी फिर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार गिराने से कोई वास्ता नहीं है। हम लोग स्वेच्छा से सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए और वही स्थिति राजस्थान में क्यों सचिन पायलट के साथ अन्याय कर रही है कांग्रेस पार्टी? आप कुछ कह रहे हैं पंकज जी? यही बात कही थी पंकज जी ने, सब लोगों ने, कि मध्य प्रदेश में भाजपा का हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी 14 ऐसे विधायक जो विधायक ही नहीं रहे, कांग्रेस से गए थे भाजपा में, उनको मंत्री बना दिया गया। लेकिन जो उनके विधायक थे उन्हें भले ही छोड़ दिया जाए। अब एक संवैधानिक संकट की स्थिति खड़ी हो तो हो मध्य प्रदेश में और फिर कहा जाए
फिर कहा जाए कि नहीं तब बिल्कुल हमने कुछ नहीं किया, तो इनाम किस बात का। लोधी जी को सुबह मैं जायसवाल जी पे कुछ नहीं कह रहा, गुड्डा जायसवाल जी पहले से चले गए थे, ठीक है, गुड्डा जायसवाल जी स्वतंत्र भी हैं, वो कहीं पर भी जाएं, लेकिन लोधी जी को सुबह पार्टी ज्वाइन कराई जाती है, इस्तीफा दिलाया जाता है, एकदम इस्तीफा कबूल हो जाता है और शाम में घर जाने से पहले इनाम दे दिया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश ने पहली बार देखा है। इस तरह के संवैधानिक संकट में मध्य प्रदेश को भुगते, मध्य प्रदेश की जनता का क्या कसूर है। आज मध्य प्रदेश की जनता किस विभाग में किस मंत्री के पास जाए, उसने क्या किया, उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि मध्य प्रदेश में उसने कांग्रेस को चुन लिया और भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। इसका भुगतान जनता करेगी। मध्य प्रदेश के अंदर ये हालात जनता को दिखाए जाएंगे। शरद जी, मेरा तो सिर्फ इतना सा बोलना है कि जो 14 लोग आए सर, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। ये मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज जी का मंत्रिमंडल है और पूरी संवैधानिक नियम कायदे प्रक्रिया का पालन करके वो 14 लोग मंत्री बने जो विधायक नहीं है और मंत्री पद की शपथ के 6 माह के भीतर विधायक निर्वाचित होंगे। कांग्रेस में दम है तो वहाँ चुनाव मैदान में उतरे ना, वहाँ कोशिश करे, लेकिन यहाँ विलाप करना संविधान की मूल्यों की हत्या कर दी गई, ये कर दिया, वो कुछ भी नहीं किया। नियम कायदे कानून प्रक्रिया का पालन करते हुए सब भारतीय जनता पार्टी में है। इन सब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी नड्डा साहब के सामने पंकज जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, वहां से खबर बता के मैं आपके पास वापस पलटता हूं। तो खबर ये है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही है फिलहाल खबर, और ये कल भारतीय राजनीति की एक बड़ी खबर हो सकती है। सचिन पायलट कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर दिल्ली से मिल रही है। बड़ी सियासी उठापटक राजस्थान के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल बीजेपी के हो सकते हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि 30 से ज्यादा विधायक मेरे साथ हैं और गहलोत सरकार को वो अल्पमत की सरकार बता चुके हैं। शरद जी, जिस खबर पे हम चर्चा कर रहे थे, मैं पंकज जी के पास जाना चाहूंगा। अक्सर मैंने देखा है कि जब पंकज चतुर्वेदी जी का आप इंट्रोडक्शन कराते हैं तो एक बात कहते हैं कि अपकमिंग मोटिवेशनल स्पीकर पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी जब शुरू में हमसे जुड़े, उन्होंने कहा कि राजनीति में जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ये एक चिंता का विषय है। पंकज जी से सवाल, अगर राजस्थान में सत्ता पलट होती है तो गहलोत साहब इसके जिम्मेदार होंगे या सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा? देखिए, सवाल सचिन पायलट या गहलोत साहब के विषय का नहीं है। सवाल सोहेल साहब उस बात का है कि किसका हक बनता है, किसने ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, जब आपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कही तो आपने कहा कि कसूर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नहीं था, कसूरवार कमलनाथ थे जो संभाल नहीं पाए। अब अगर वही कहानी राजस्थान में होती है तो यहाँ महत्वाकांक्षा हावी हो रही है राजनीति पर, या गहलोत साहब कहीं गलती कर गए या पार्टी गलती कर गई? मैं सोहेल साहब वही तो उत्तर देना चाह रहा हूँ आपको जी, कि जो स्थिति मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने करी, कमोबेश वैसी स्थितियां राजस्थान में है। हमको बहुत ज्यादा अंदाज तो नहीं राजस्थान का, पर जो मीडिया से और जो मित्रों से बातचीत हुई वही स्थिति है। और यदि आप मुख्यमंत्री हैं, यानी आप फिर कमलनाथ जी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आज भी अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो पार्टी के चीफ आप, सरकार के चीफ आप, जिम्मेदारी किसकी? सिंधिया जी की। सिंधिया जी का चेहरा बनाकर दिखाकर सरकार बनी, मुख्यमंत्री बन गए कमलनाथ जी, वो वहां तक ठीक था, सरकार चला रहे थे कोई और साहब, तो ये कौन सा इंसाफ है? तो इसलिए जो जिम्मेदार है, जिसके पास परिवार के मुखिया का अधिकार प्राप्त है, दोष जिम्मेदारी किसकी? कप्तान की होती है ना सोहेल साहब। तो कप्तान घर जो है वो बड़े कोई संभालना है। शरद जी, जो खबर दर्शकों को बताई, बड़ी खबर है साहब, अगर सचिन पायलट बीजेपी के हो जाते हैं तो। देखिए, मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा सोहेल, और कहना भी चाह रहा था कि ये सवाल हमने सुबह भी इस पर बात की थी, और पंकज जी जो कह रहे हैं वो कुछ हद तक इस मायने में ठीक बात है कि घर में दरारें किसके हैं। चलिए, आज हम फर्ज करते हैं कि 2018 में दोनों राज्यों में इन युवा नेताओं को कमान दी जाती, तो जो वरिष्ठ नेता थे, क्या उनमें असंतोष नहीं होता? अगर उनमें असंतोष होता और फिर सरकार गिरती तो आप यही कहते कि किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है सिचुएशन। हमने युवाओं को दी
तो वरिष्ठ नेता नाराज हो गए। हमने वरिष्ठों को चुना तो कनिष्ठ नेता नाराज हो गए, युवा नेता नाराज हो गए। आप ये बताइए कि 2004 महीने हो चुके हैं मध्य प्रदेश के घटनाक्रम को, क्या सचिन पायलट से चर्चा पहले नहीं की गई होगी या उन्होंने पहले ही मन बना लिया था? जो भी है, लेकिन देखिए असंतोष हम भारत में भी निगाह डालें आजादी के मूवमेंट से लेकर, अगर आजादी के मूवमेंट में एक सबल लीडरशिप थी, देश आजादी की तरफ बढ़ता है। इसके पहले आप देखें तो जब जब लीडरशिप देश में कमजोर हुई है, हमने देखा है विद्रोह पनपे हैं, असंतोष हुआ है, फैक्शंस बने हैं। कांग्रेस को इस कठोर सवाल से रूबरू होना पड़ेगा कि आखिर गलत क्या हो रहा है। क्या, मैं नहीं कहता राहुल गांधी कोई गलती कर रहे हैं बड़ी, सोनिया जी कोई गलती कर रहे हैं, लेकिन एक आत्मनिरीक्षण में समस्त कांग्रेस को होना होगा, क्योंकि कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता जैसे अब्बास हफीज हैं, वो मंच पर डिफेंड करते हैं, कांग्रेस को पूरी ताकत से करते हैं। पंकज जी जब तक कांग्रेस में रहे वो कांग्रेस को करते रहे, लेकिन इन दोनों युवा नेताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या जब तक पंकज जी कांग्रेस में थे और अब्बास हफीज मुसलसल कांग्रेस में है और आगे भी रहेंगे, इनके मन में सवाल तो उठते हैं ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। आखिर बीजेपी ऐसा क्या कर रही है कि वो राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रही है, बाई हुक बाई क्रुक हम क्यों पिछड़ रहे हैं? तो ये बड़े सवाल हैं जिनसे कांग्रेस को आंख चुराने के बजाय इस पर डट के धूनी रमाकर इस पर विचार करना। अब्बास साहब से जवाब ले लिया जाए शरद जी इस बात का, बीजेपी को रास्ता वहीं मिल रहा है जहां दरारें नजर आ रही हैं। देखिए सोहेल भाई, सबसे बड़ी बात यह है जो पंकज जी ने कहा था इससे पहले, दरारें आती हैं, जो पंकज भाई ने कहा था अभी कि भाई अब्बास हफीज को क्यों नहीं बनाया निगम मंडल ने, वही सवाल मेरा भी है पंकज जी से। मैं तो बहुत युवा हूँ, बहुत नया हूँ, बहुत मतलब ये समझ लीजिए पंकज जी मेरे बहुत सीनियर रहे। आज पंकज जी पहले चले गए, श्रीमंत के साथ चले गए, भाजपा के अंदर उनके साथ वाले जो गए थे सबको मिला, क्योंकि उनके पास जो विधायकी छोड़ी थी उसका इनाम मिल गया। आज प्रद्युमन लोधी जी जाते हैं, विधायकी छोड़ते हैं, शाम में उनको इनाम मिलता है, लेकिन हमारे पंकज जी क्योंकि इन्होंने कोई विधायकी नहीं छोड़ी तो भाजपा ने इनको अभी तक कोई इनाम नहीं दिया। ये भाजपा सौदेबाजी कर रही है सीधे, नहीं तो पंकज चतुर्वेदी जी से बेहतर उनके पास कुछ गया ही नहीं है। सबसे बड़ा मैं कहूंगा पॉलिश आदमी उनके पास है, लेकिन उसके लिए देने को कुछ नहीं है। जो लोग विधायकी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, सरकार बनने के उनके आसार और बढ़ा रहे हैं, उनको इनाम मिल रहा है। ये सीधी सीधी लोकतंत्र की नीलामी है। देर से सही मायूसी के बादल हटते हैं और हटेंगे, और उसके बाद वो दिन भाजपा के लिए बहुत हेलो पंकज जी, मैं अब्बास हफीज साहब की बात से सहमत हूँ। योग्यता में, पॉलिशिंग में, राजनीति में, चातुर्य में कहीं से आप कम नहीं है। कब आएगा अवसर? देखिए शरद जी, मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ, आपको पता है, और मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं। तो मैं बहुत साफ तौर पर आपके माध्यम से फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में किसी पद और पद के लिए नहीं गया हूँ। मैं मेरे नेता के साथ जो मान सम्मान स्वाभिमान का संघर्ष था, उस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, बगैर किसी पद और पद की मांग के। और भारतीय जनता पार्टी यदि मुझे कार्यकर्ता के रूप में जो सम्मान दे रही, उसी के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कृतज्ञ हूँ, क्योंकि लड़ाई वहां भी पद की नहीं थी, लड़ाई वहां सम्मान की थी। और जहां मान सम्मान स्वाभिमान शेष नहीं है शरद जी, वहाँ कोई कद और कोई पद मायने नहीं रखता। तो लेकिन जिस तरह एक अपॉर्चुनिस्ट राजनीति का चेहरा भी उभर रहा है, माफ कीजिएगा, ये बीजेपी में भी है और ये कांग्रेस में भी है, दोनों जगह। मैं कोई नहीं कह रहा कि ये एक जगह डोमिनेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। इस अपॉर्चुनिस्ट राजनीति के चेहरे में दल भूल जाइए। क्या पंकज चतुर्वेदी जैसे लोग जो निष्ठा, प्रतिबद्धता, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम करते हैं, अब्बास हफीज जो एक सीधे रास्ते पे चलते हैं, क्या ऐसे युवा नेता पिछड़ नहीं जाएंगे? ये भय आप दोनों को नहीं सताता है? नहीं पिछड़ेंगे शरद जी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस में भी रहा तो मैं बहुत साधारण मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास परिवार से हूँ सर। आप मेरे पूरे परिवार की पृष्ठभूमि जानते हैं शरद जी। मेरा कोई राजनीति से वास्ता नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस में रह के भी नहीं पिछड़ा, और ईश्वर की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से कि स्थान बनाने में सफल हुआ। तो मुझे लगता है सर जी, यदि प्रतिभा होगी तो अवसर जरूर मिलेगा, और प्रतिभा का जो सूरज है, बादल थोड़ा कम है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। हालांकि जो खबर चल रही है कि सचिन पायलट कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो ये खबर फिर आगे बढ़ेगी, और हुआ तो हम कल फिर आपसे
इसी विषय पर, इसी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए अब्बास साहब आपका, पंकज जी आपका और शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि क्या अब सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चल पड़े हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि मेरे साथ 30 विधायकों का समर्थन है। इससे पहले उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार को अल्पमत की सरकार भी बता दिया। विधायक दल की बैठक जो सीएम ने बुलाई थी उसमें भी वो शामिल होने की बात उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया था, जिस वजह से वो बैठक भी कैंसिल करना पड़ी। तो पायलट नाराज हैं और राजस्थान सरकार खतरे में नजर आ रही है।